हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोग सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में आपका एलएलपी कंप्लीट कर दिया है भाई। कंप्लीट उसमें आपका भाई डाउट वगैरह भी हो गए हैं, टेस्ट भी हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका कंपनी लॉ। ठीक है ना? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में आपका कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है? तो कंपनी एक्ट आपका थोड़ा से लेंदी है। ठीक है? इसमें आपके बहुत ज्यादा सेक्शंस है। तो ये ज्यादा क्लासेस इसमें हो सकती हैं। ठीक है? तो आप सबको भाई क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करते रहना है। डेली टू डेली क्लास जो भी हमने आपकी लगाई है उसे प्रॉपर रिवाइज करो। लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है? आई एम सी ए सोनू मौर्य। तो उससे जाकर के भाई वहां से भी आप प्रॉपर डेली वाइज रिवीजन करते रहिए और आप बुक रीडिंग भी करते रहो। ठीक है? लेट्स गो अहेड। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013। इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर में आपको 22 सेक्शंस कवर किए हैं। ठीक है? 1 to 22 सेक्शन। सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 में क्या है, आपको सार टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब आपका कमेंसमेंट कब हुआ एंड अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है। अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है, ये कहाँ अप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट याद रखना है। और commenced in phases applicable to all the companies। मतलब कि all the companies से क्या आपका मतलब है? ये अप्लीकेबल होता है टू ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो आपकी भाई प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनी होगी। ठीक है ना? प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग भी बनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये कंपनी लॉ सब पे अप्लीकेबल होगा। आप समझो, आपका प्रीवियस कंपनी एक्ट जो था, ठीक है, वो एक्ट का नाम है 1956। 1956 ये आपका प्रीवियस कंपनी एक्ट था। ये एक्ट क्या होगा, एक सेकंड वेट करना। तो इस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई होंगी, वो कंपनी में भी कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पुरानी कंपनियां हैं ये नया एक्ट आने पे उस कंपनी को भाई वो कंपनी बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जानते हो ब्रिटिश के समय से भी चलती आ रही हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। ओके? और इस पे भी आपका कंपनी एक्ट 2013 अप्लीकेबल होता है। ठीक है? तो कहने का सिंपल मतलब है, जो कंपनी एक्ट 2013 है वो हर कंपनी पे अप्लीकेबल होगा, वो चाहे आपकी कोई भी कंपनी हो, टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग दोज फॉर्म्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि ये आपका प्रीवियस कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट 1956। ठीक है ना? इस पे भी आपका कंपनी एक्ट 2013 अप्लीकेबल होगा। तो ये एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन हो गया है, जो कि सेक्शन 1 में आपको डिफाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे डिफिनीशन की बात। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्या बताता है? डिफिनीशन बताता है। अब डिफिनीशन किसकी बताएगा भाई? कंपनी की डिफिनीशन बताएगा। अब कंपनी अलग अलग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी है। ठीक है? और डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है। इन सब की डिफिनीशन आपको कहाँ मिलेगा? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है? चलो, तो अब ये क्या कह रहा है? डिफाइंस की टर्म्स लाइक कंपनी, कंपनी के डिफिनीशन जैसे, और प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन,
और आपकी डायरेक्टर शेयर होल्डर ईटीसी एसेंशियल फॉर इंटरप्रिटिंग द एक्ट। मतलब कि अगर आपको भाई कंपनी की डिफिनीशन जानती है या कुछ और भी, तो आपको क्या करना है, सेक्शन 2 अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 आएगा। क्या आएगा? सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब है अब आपकी कंपनी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हमने अभी बताया, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो भाई अलग अलग बेसिस पे भी कंपनियां हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। तो ओपीसी के केस में अगर आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना है, तो मिनिमम एक मेंबर और मैक्सिमम एक मेंबर की जरूरत है। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम आपका 200 मेंबर होना चाहिए। ठीक है ना, 200 से ज्यादा आपकी प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे काउंट होंगे 200? आपके इस 200 में कैसे काउंट होंगे, जैसे कि आपके भाई शेयर होते हैं। भाई अगर ज्वाइंट शेयर होल्ड करते हो, तो ज्वाइंट शेयर 2 मेंबर नहीं माने जाएंगे, एक मेंबर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके इंप्लॉय शेयर होल्ड करते हैं, एक्स इंप्लॉय हैं, तो उन सबको नहीं इंक्लूड करेंगे 200 की लिमिट में। ये सब आपको बेसिक चीजें बता चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है, तो हम इसे आपका जो एक बेसिक कंपनी का एक बेसिक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, उसमें रहेगा सारा सब कुछ। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका क्या है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम अगर आपको पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन करना है, तो मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो ये देखो क्या बता रखा है, अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय 7 पर्सन पब्लिक कंपनी, 2 प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन ओपीसी। ठीक है, तो अब जैसे कि हम बात करें भाई पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, केवल हम सेक्शंस आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा से ओवरव्यू कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है ना, तो सेक्शन वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट सेक्शन में क्या बताया, सेकंड सेक्शन में क्या बताया, थर्ड सेक्शन में क्या बताया। अब हम बात करेंगे फोर्थ सेक्शन में आपका क्या आएगा। देखो, आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल में सीरियल वाइज नहीं दे रखा। ये हमने अपने बुक में सेक्शंस को याद करने के लिए और उसके कीवर्ड कंटेन कर दिए हैं कि आप भाई आप समझो कि भाई क्या सेक्शन है, कितने सेक्शन है और किस सेक्शन में क्या आता है। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल्स में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, चलो, तो आपका जो सेक्शन 4 है, इसमें क्या है, सेक्शन 4 में आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, आप कहोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बस इतना ही है क्या? नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हम डिटेल्स आगे समझाएंगे। अभी क्या है, आप समझो कि अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें, शॉर्ट फॉर्म में हम एमओए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एमओए। तो आपको सेक्शन 4 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सेक्शन 4, एमओए आउटलाइंस द फंडामेंटल कंडीशंस। जैसे कि अब आपको कंपनी का नेम की बात करें, तो आपका जो एक ये होगा एमओए, एमओए के नेम क्लॉज में कंपनी का नेम मेंशन होगा। ठीक है, सारा सब कुछ। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें, तो स्टेट, किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये एक क्लॉज होगा, जो कि एमओए का क्लॉज होता है। भाई अलग अलग क्लॉज होते हैं, नेम क्लेज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लास, लायबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास। तो आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, इस क्लॉज में आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ में आएगा। ये रियलिटी है भाई, रियल से इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है ना, रिलायंस कंपनी का अगर आप एमओए उठाकर देखेंगे, तो आपका उसमें नेम क्लॉज मिलेगा।
नेम क्लॉज को अच्छे से उसमें बताया रहेगा भाई कि रिलायंस का पूरा नाम क्या है, कैसे क्या है, कब से क्या इनकॉर्पोरेट हुई है, सारा सब कुछ। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, रिलायंस की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, भाई रिलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, और उसका कैपिटल क्लॉज कितना है। ठीक है ना, कैपिटल क्लॉजेस के बारे में समझ में आएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है, जब हम एमओए स्टार्ट करेंगे तो इसको हम डिटेल्स में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास जिसे हम स्टेट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास, लायबिलिटी क्लास एंड कैपिटल क्लॉज। अगर आपकी भाई ओपीसी है तो ठीक है, तो उसमें आपका नॉमिनी क्लास भी आएगा। ठीक, आई होप ये सेक्शन 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 में क्या आता है। सेक्शन 5 में आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, जिसे एओए बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेन्स किया जाता है रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट। अब इंटरनल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि आपकी कंपनी के अंदर भाई कौन क्या करेगा। अगर कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है तो ऑर्डर पास करने के लिए किसका अप्रूवल लेना होगा, भाई किसका सिग्नेचर कराना पड़ेगा, किन किन से हम क्या लेंगे, मेजोरिटी कितना चाहिए, ओआर पास करना है या फिर सिंपल ऑर्डिनरी रेजुलेशन या फिर स्पेशल रेजुलेशन पास कराना है। इन सब का रूल्स आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएगा। सिंपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका क्या बताता है, रूल्स एंड प्रोसीजर बताता है कंपनी का। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया, जो आपका मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 एंड 5। अब भाई 5 में आपका, 4 में कुछ है भाई, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटी क्लॉजेस अलग अलग है। फिर उसके बाद हमने बताया आपको सेक्शन 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर के बारे में, कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट के। अगर आप क्या करते हो, इस रूल्स को ओवरराइड करते हो, मतलब कि रूल्स में लिखा है कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास कराना है, और आपने स्पेशल रेजुलेशन नहीं पास कराया, सिंपल ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करा करके आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपने क्या किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया, ओवरराइड। सेक्शन 6 में एक्ट टू ओवरराइड, आपने ऐसा कोई एक्ट किया जो ओवरराइड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्ट एंड एमओए एंड एओए, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल प्रिवेल्स। ठीक है ना, तो इसमें आपका भाई प्रोविजन क्या हो जाएगा, एक्ट का प्रिवेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका सेक्शन 6 हो गया, तो सेक्शन 7 की बात करेंगे। सेक्शन 7 में आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करता है, रिक्वायर्ड फाइलिंग ऑफ एमओए एओए। अगर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराना है, सबसे पहले आपको एमओए एओए को क्या करना है, किसको फाइल करना है, आरओसी को। पहले तो एओए बनाओगे, एमओए बनाओगे, उसके डॉक्यूमेंट में सारा सब कुछ मेंशन करोगे, मेंशन करने के बाद आरओसी के पास जमा करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस से। ठीक है ना, डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन टू द आरओसी रिजल्ट इन इशू ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो समझो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 7। हम लोग सेक्शन 7 को डिटेल्स में पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से। ठीक है, केवल अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 आपका भाई वो कंपनियां हैं जो आपकी चैरिटेबल नेचर की होती है। चैरिटेबल नेचर की मतलब, अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, चैरिटेबल नेचर, मतलब समाज में आपको क्या करना है, लोगों के भलाई के लिए काम करना है, वो भी आप कंपनी बना करके काम करोगे। ठीक है ना, तो आपको एज पर सेक्शन 8 आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लाइसेंस प्रोवाइड ऐसे नहीं होता। आपको सबसे पहले बहुत सारे
मतलब आपका जो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो चैरिटेबल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। अलाउ कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव लाइक चैरिटी एंड एजुकेशन कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। मतलब आपने क्या किया, अपनी कंपनी को सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग क्या किया, इनकॉर्पोरेट कराया है। तो अब क्या होगा, अब आपको अगर जो भी इससे प्रॉफिट एराइज होगा, वो लोग आप क्या नहीं करोगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ठीक है ना। आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिंपल मतलब है, एज आ आप इसे प्रॉफिट एज ए डिविडेंड अपने घर नहीं ले जा सकते हो। भाई उसी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, खर्च करना है। सिंपल सी बात है। ओके। उसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको यूज करना है जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है ना। ओके। समझ में आ गया होगा सेक्शन 8 अच्छे से। अब आपका सेक्शन क्या आएगा, 9 आएगा। सेक्शन 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब यदि आपकी कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। मतलब ये कंपनी का खुद का अपना सब कुछ रहेगा। बैंक अकाउंट इस कंपनी के नाम रहेगा, बिल्डिंग है तो इस कंपनी के नाम रहेगी, कोई लैंड है तो कंपनी के नाम पे रहेगा, अकाउंट भी सब कुछ। अगर किसी भी प्रकार का किसी से केस हुआ है तो कंपनी के नाम केस किया जाएगा। ठीक है ना। कोई भी पर्सन कर सकता है इन जनरल, अगर किसी भी प्रकार से उसको क्या किया गया है, कंपनी के अकॉर्डिंग। भाई कोई भी चीज है, तो अगर कंपनी से उसे प्रॉब्लम है तो कंपनी क्या क्या कर सकता है, कंपनी के नाम केस कर सकता है, कंपनी भी किसी के नाम सूट फाइल कर सकती है। ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो सारे राइट वैसे मिलते हैं जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है। एक्सेप्ट भाई ये पढ़ नहीं सकती कंपनी, शादी नहीं कर सकती, वचन नहीं दे सकती, ये कुछ एक्सेप्शन है, उनको छोड़ करके ये सारा काम कर सकती है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 10 की बात, इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। भाई बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज इट्स साइंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एमओए ओए के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके लिए मेंबर बाइंड होंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10A, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। कंपनीज विद शेयर कैपिटल मस्ट फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड ऑफिस वेरिफिकेशन बिफोर बिजनेस स्टार्ट। मतलब आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया, इनकॉर्पोरेट कराने के बाद अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है ना। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया तो आपको बिजनेस करना कंपलसरी है। ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। अब सेक्शन 11 क्या है, हटा दिया गया है। ओके, इसे कट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस, भाई हर एक कंपनी का, हर स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करने होंगे। ठीक है। कंपनी मस्ट स्टैब्लिश अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days एंड नोटिफाइड आरओसी। ठीक है ना। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के सारे मतलब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स इस रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे और आरओसी को नोटिफाई किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने पे। आगे नेक्स्ट सेक्शन 13 दे रखा है, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए। मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है कंपनी के नाम में, कंपनी के नाम के बाद अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव में, भाई कंपनी के हमने बहुत सारे क्लॉज, कैपिटल में चेंज करना है या फिर आपको किस में चेंज करना है, सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी है, सब्सक्रिप्शन क्लाज। सब्सक्रिप्शन क्लाज वो होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनसे हम सब्सक्रिप्शन क्लाज में उनका नाम लिखा जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो सेक्शन 13 के प्रोविजन को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। अलाउ चेंज इन नेम, ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल क्लॉजेस वाया स्पेशल रेजुलेशन एंड अप्रूवल पास किया जाएगा। ओके।
अब बेटा सेक्शन 13 अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, हमने बता दिया कि आपको एमओए के कोई भी क्लास पे क्या करना है, चेंजेस लाना है, जैसे कि उसके नेम क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, कैपिटल क्लास। तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करके आपको क्या करना है, अल्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ एओए की बात। चलो, ये अल्ट्रेशन ऑफ एओए, अब भाई रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको चेंज करना है तो सेक्शन 14 को आपको भाई क्या पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एओए में बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रेजुलेशन, आरओसी अप्रूवल नीडेड फॉर स्टेटस चेंज। आपको क्या करना है, आरओसी से अप्रूवल लेना है भाई स्टेटस को चेंज करने के लिए। सिंपल सी बात है, आप जब चाहे मुंह उठा करके किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा। ठीक, ये आपका सेक्शन 14 है। सेक्शन 15 में आपको क्या बता रहा है भाई, अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन डॉक्यूमेंट। मतलब अगर किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन किए हो तो उसे एज पर सेक्शन 15 नोट डाउन करना होगा। चेंज टू एमओए एओए मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्डेड विद द आरओसी। ओके, इसे क्या करना होगा, रजिस्टर्ड में नोट करना होगा, चेंज करना होगा, और आरओसी के पास क्या करना होगा, इसे वही सेम टू सेम चेंजेस को रिकॉर्ड करवाना होगा। ये सेक्शन 15 में आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 की बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। मतलब अगर आपके कंपनी के नेम में रेक्टिफिकेशन करना है तो सेक्शन 16 के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। ठीक, आरओसी में डायरेक्ट नेम चेंज इफ इट इज आइडेंटिकल आर टू सिमिलर टू एग्जिस्टिंग वंस। मतलब कि आपने जो कंपनी का नाम चूज किया है वो कंपनी का नाम किसी भी कंपनी से क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर, जैसे कि डिफेंस वगैरह कुछ भी। ठीक है, राजा महाराजा क्राउन, ये ऐसी चीजों से अगर आइडेंटिकल है तो क्या करेगा, आरओसी डायरेक्ट चेंज कर देगा। ठीक, ये सेक्शन 16 में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 17 का, कॉपी ऑफ एमओए एओए टू मेंबर्स। मतलब कि एमओए और एओए की कॉपी हर एक मेंबर को मिलेगी, बस उसमें कुछ नॉमिनल अमाउंट लगेगा। कह रहा कंपनी मस्ट प्रोवाइड सर्टिफिकेट कॉपी टू मेंबर्स अपॉन रिक्वेस्ट पेमेंट। मतलब कि आपको क्या पे करना होगा, नॉमिनल पेमेंट करना होगा और एमओए एओए की कॉपी आपको मिल जाएगी। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 18 में, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। मतलब अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको सेक्शन 18 के प्रोविजन को फॉलो होंगे करना पड़ेगा। कंपनीज में कन्वर्ट दिया टाइप, भाई जैसे प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, बाय अल्टरिंग अल्टरिंग डॉक्यूमेंट। मतलब आपको डॉक्यूमेंट का अल्ट्रेशन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 19 की, सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी। ये एज इट इज लाइन किस में आती है, एमसीक्यू में आती है। मतलब किसी भी प्रकार की सब्सिडरी कंपनी है तो वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं होल्ड करेगी। ठीक है, सब्सिडरीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओनिंग शेयर इन दियर होल्डिंग कंपनीज। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन 20, सर्विस सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपको सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट सर्व किया जाता है किसके द्वारा, भाई कोई भी, आप फिजिकल भी डिलीवरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोड में भी रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन है लाइबल इसको रजिस्टर, मतलब कि आपका ऑथेंटिकेशन किसको किसको है, ये सेक्शन 21 में बताया जाएगा। सेक्शन 121-22, कोई भी डायरेक्टर को इसका ऑथेंटिकेशन दिया जा सकता है, केएमपी को, एंड अथोराइज्ड ऑफिसर या एम्प्लॉय वगैरह कोई भी हो सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्शन 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कंपनी डॉक्यूमेंट लाइक चेक और बिल मस्ट बी साइंड बाय अथोराइज्ड
भाई सिग्नेटरीज मतलब कि जो भी पर्सन को ऑथोराइज किया जाएगा सिग्नेचर के लिए, वो पर्सन उस डॉक्यूमेंट में, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट से लाइक की चेक इशू करना, कुछ भी करना है, तो जो पर्सन को ऑथोराइज किया जाएगा वही पर्सन केवल साइन कर सकता है, अदर पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो आपके सारे सेक्शन 1 से लेकर के 22 में क्या क्या आएगा, और इससे कीवर्ड हमने कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक सेक्शन को आने वाले नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि इसके नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, डिटेल्स में 20 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप अच्छे से सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे। इसके कीवर्ड भी क्लियर कर लेना, और जो जो हमने कीवर्ड यूज किया है वो कीवर्ड तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो भाई, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।